हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एजू हब पर। और अपन आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ रहे थे। उसमें अपन पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे। तो पंचवर्षीय योजनाओं में अपने पिछले लेक्चर में 5 पंचवर्षीय योजनाएं देख ली थी और आज जो है बाकी की 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आज अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज अपन जो है छठी पंचवर्षीय योजना से चलते हैं। उससे पहले जो अपन कंटिन्यू करें नेक्स्ट लेक्चर पे, तो उससे पहले मैं पिछले लेक्चर का रिवाइज करवा देता हूँ 2-3 मिनट में। तो अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुसरण अपन ने यूएसएसआर से किया। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 1951 से 56 तक रहा। उसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो कृषि पर था, मेन जो फोर्स था। और जो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर वो बेस्ड थी कि एंड्राज ने प्रारूप तैयार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी और इसका जो मेन फोकस था वो था, या जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारी उद्योगों का स्थापना करना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 1961 से 66 तक का था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो बेसिक जो या मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि उद्योगों का प्रचार प्रसार करना या और प्रसार करना, ये मान लो। फिर उसके बाद में जो एक 66 से लेकर के 69 तक, 1966 से 1969 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें अपने 3 वार्षिक योजनाएं पढ़ी। उस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। फिर 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना अपन ने पढ़ी, जिसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के और 78 तक देखी अपन ने। 1974 से 78 तक जो पांचवी पंचवर्षीय योजना देखी अपन ने, तो उसमें अपन ने देखा कि भाई आपातकाल और जनता दल की सरकार और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत में हुई। इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो डीपी धर ने किया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर अपन ने यह भी पढ़ा कि गरीबी उन्मूलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, या आर्थिक असमानता को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में 1978 तक जो 80 के बीच में अनवरत योजना अपन ने देखी, जिसमें रोलिंग प्लान और एक आपके वार्षिक योजना। उसके बाद में अपन जो है आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं 6th 5 ईयर प्लान से, छठवीं पंचवर्षीय योजना से। तो छठवीं जो 6th 5 ईयर प्लान आपका, तो सबसे पहले है कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका कालखंड क्या रहा। सबसे पहला तो यह है कि कालखंड क्या रहा, तो 1980 से लेकर के और 85 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड रहा। अब आपको एक चीज का पता होगा कि भाई 1980 में चुनाव हुए थे केंद्र में, और जनता दल की जो सरकार थी 1977 से 80 तक रही। फिर 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो वापस जीत करके आई थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो है उनके प्रधानमंत्रित्व के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की 1980 में। तो जब 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का एक स्लोगन था, एक नारा था कि वो मतलब इंदिरा गांधी जी का चुनाव से पहले का ये नारा था कि ये लोग कहते हैं, मतलब विपक्ष वालों के लिए वो कहते थे कि ये लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, तो आप देखो कि किसको हटाना है। तो उस टाइम पे ये कह सकते हैं अपन की जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है आपकी, वो गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ में या गरीबी हटाओ के नारे के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था उसके साथ में छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट चीज कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषिगत विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। तो इसके लिए छठवीं पंचवर्षीय योजना में एक चीज आईआरडीपी, एक प्लान लेकर के आया गया, आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको अपन बोलते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत में दो चीजें की गई। दो चीजें क्या की गई, एक तो आपका गरीबी उन्मूलन और एक प्रादेशिक विषमता को दूर करना। प्रादेशिक विषमता को कम करना है और गरीबी उन्मूलन करना है। तो जो आपके 1980 से 85 तक की ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो लेकर के आया गया था आईआरडीपी, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था कि गांवों में गरीबी उन्मूलन करना है। और दूसरी चीज कि प्रादेशिक विषमता का मतलब ये हो गया कि एक क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप है, आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सक्षम है, दूसरा जो क्षेत्र है आपका वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र के कंपैरिजन में कम डेवलप है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डेवलपमेंट का जो गैप है,
भाई इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का जो गैप है दो क्षेत्रों के बीच में, उसको कम करना है अपने को, जो विषमता है इन दोनों के बीच में उस विषमता को कम करना है। तो ये एक उद्देश्य रहा। इसके अलावा ये जो आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें एक अप्रोच रही है आपकी टारगेट ग्रुप अप्रोच। टारगेट ग्रुप अप्रोच, ये जो टारगेट ग्रुप अप्रोच है वो है क्या कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट ग्रुप अप्रोच के तहत में एक प्लान बनाया गया। मतलब ये होती यह है टारगेट ग्रुप अप्रोच कि मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के सेक्टर में टारगेट करके और अपने को कोई प्लान बनाना है, तो उसके लिए एक ग्रुप यानी स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप है उसके ऊपर पूरी प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, उसके बाद में एक अप्रोच या एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो वो है कि पर्टिकुलर एक ग्रुप के ऊपर पूरी स्टडी या रिसर्च करके उसको टारगेट करके जो है वो प्लान तैयार किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं टारगेट ग्रुप अप्रोच। तो अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि टारगेट ग्रुप अप्रोच जो है उसकी शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत में हुई थी, तो वो आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत में टारगेट ग्रुप अप्रोच की शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान। आपका जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसका टाइम पीरियड क्या रहा। सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड देखो कि 1985 से लेकर के और 90 तक का, इस टाइम पीरियड को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि एक तो 1985 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, 89 तक वो सरकार रही। फिर 89 से 90 के टाइम पे आपके संयुक्त मोर्चा की, कह सकते हो कि वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो 85 से 90 के टाइम पे जब राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें बेसिकली आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया कि जो उद्योग होंगे वो टेक्नोलॉजी के आधार पर चलेंगे। तो एक तो यह है कि प्रौद्योगिकी के आधार पर उद्योग स्थापित किए गए। और जो दूसरी खास बात इस योजना के अंदर थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, इसमें रोजगार सृजन के ऊपर फोकस किया गया। इसके उद्देश्य अगर अपन देखें, एक तो है कि इसमें रोजगार सृजन के ऊपर फोकस किया गया, रोजगार सृजन पर फोकस किया गया, और एक है इसमें कि खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर फोकस किया गया। खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर फोकस किया गया। अब जो रोजगार सृजन है, रोजगार सृजन के लिए सरकार ने उस टाइम पे किया क्या, तो रोजगार सृजन के लिए सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के नाम से योजना चलाई थी। सरकारी योजना चलाई, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के नाम से रोजगार सृजन के लिए योजना चलाई। और उसी टाइम पे सरकार ने एक योजना चलाई थी, इंदिरा आवास योजना। तो एक दो योजनाएं आपको ध्यान रखनी है, इंदिरा आवास योजना और एक आपकी जवाहर रोजगार योजना। ये दोनों योजनाएं कौन से टाइम पे चलाई गई थी, आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत में। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड के अंदर आपको ये याद रहेगा कि 1985 के 90 तक इसका टाइम पीरियड रहा। प्रौद्योगिकी के आधार पर उद्योग स्थापित किए गए, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार सृजन करना, जिसके तहत में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई और एक आपके इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत में नहीं, लेकिन वैसे अलग से बता रहा हूं मैं साथ के साथ में। और एक खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर मुख्य उद्देश्य जो इसका रहा। इसके बाद में अपन जो है वो आठवीं पंचवर्षीय, मतलब आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले अपन ये पढ़ते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 नंबर तक रही। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 1990 से लेकर के और 92 तक का जो टाइम पीरियड रहा आपका, 1990 से 92 तक के टाइम पीरियड में 2 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो इस टाइम पे तो वार्षिक योजनाएं आई, 2 वार्षिक योजनाएं। देखो 1990 से 92 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें कोई पंचवर्षीय योजना ना आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि 89 से 90 तक वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार रही।
फिर 90 से 91 तक जो है वो चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, मतलब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उनके नेतृत्व में सरकार रही। फिर 91 से लेकर के और 96 तक लगभग आपके जो पीवी नरसिम्हा राव साहब था उनके नेतृत्व में सरकार रही। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। तो एक चीज आपने ये देखी कि ये जो सरकारें हैं केंद्र में वो बहुत जल्दी जल्दी रेपिडली चेंज हो रही हैं। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो जहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है वहां आर्थिक स्थिरता होना थोड़ा सा पॉसिबल है नहीं। तो इस चक्कर में उस टाइम पे कोई पंचवर्षीय योजना बनी नहीं और दो वार्षिक योजनाएं जो है वो 1990 से 91 के लिए और 1991 से 92 के लिए दो वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। तो आपने एक चीज देखी होगी कि एक तो 1990 से 92 के दौरान ही, मतलब 1991 में बेसिकली क्या हुआ था कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई और पीवी नरसिम्हा राव जी जो है उसमें वो थे, प्रधानमंत्री थे उस गवर्नमेंट में। उसमें अर्थशास्त्री या ये सॉरी आपके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो उस दौरान भारत जो है वो बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, आर्थिक जो है मंदी से जूझ रहा था या आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आप ये मान लो कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तो भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व थे, जो विदेशी मुद्रा भंडार थे, वो बहुत कम हो गए थे। तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार कम मतलब इतने कम हो गए थे, $1 बिलियन भारत के पास में फॉरेक्स रिजर्व था। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, तो एक बार मैं आपको ब्रीफली इंट्रो बता देता हूँ कि क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व। कि मान लो कि अपने पास में एक हार्ड करेंसी के रूप में डॉलर, यूरो, कैन, ये करेंसी जो है रिजर्व होती है आरबीआई के पास में, मतलब आरबीआई के पास में ये करेंसी रिजर्व होती है। इस करेंसी के आधार पे आरबीआई जो है रुपए जो है वो जारी करता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई मनमर्जी से अपने रुपए जारी करता है। आरबीआई जो रुपए जारी करता है उसमें कई फैक्टर हैं, सोना गिरवी रखता है या फिर ऐसे मान लो कि सोना रखता है, आपके जो हार्ड करेंसी है वो एसडीएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गए, रिजर्व ट्रेंच हो गए, ये कई सारी चीजें हैं, ये आपके बाद में कुछ समझ में आ जाएंगी। तो इसमें एक चीज है कि हार्ड करेंसी के रूप में जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार रखे जाते हैं, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन तक आ गए थे उस टाइम पे। तो ऐसे हालात में जब भारत के पास में अगर जो उसके इन्वेस्टर हैं जो बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको देने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे इस आर्थिक संकट के दौरान जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे इसी दौरान हुए। और ये एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, मतलब उदारीकरण के तहत में क्या किया गया कि पहले जब सारा जो सेक्टर था भाई, उद्योग थे, कुछ सेवा क्षेत्र में जो भी कुछ, जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर हो गया, जो भी हो गया, तो ये सारी चीजें केवल और केवल सरकार कंट्रोल कर रही थी। तो इनको लिबरलाइजेशन के तहत में इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। सबसे बड़ी चीज तो लिबरलाइजेशन के तहत में, उदारीकरण के तहत में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया कि भाई हाँ, प्राइवेट सेक्टर इसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसके तहत में इन्वेस्ट कर सकता है और जो है ये रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। फिर प्राइवेटाइजेशन, वही मैंने आपको बताया, लिबरलाइजेशन के तहत में अब जो पॉलिसी है सरकार की वो थोड़ी सी खुली, जो नीतियां हैं जो सरकार एक कंट्रोल करके रखा हुआ था वो थोड़ा खोला प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेटाइजेशन किया चीजों का, मतलब जो सारे सेक्टर सरकारी सेक्टर थे उनको थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया, वो प्राइवेट सेक्टर को दिया। अरे ग्लोबलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि भाई अपन ने 1991 में वैश्वीकरण के तहत में पूरे विश्व के साथ में हमारा जो व्यापार जो है वो होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले होता नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन उतना ज्यादा तादाद में नहीं होता था। हम ये सोचते थे कि भाई हम हमारे यहाँ पे उत्पादन करें, हमारी जरूरतें पूरी करें, ना तो हम बाहर नहीं बेचे सामान को। तो एक ग्लोबलाइजेशन के तहत में उस टाइम पे ये बड़ी क्रांति, ये तीन बड़ी जो चीजें हैं वो उसी टाइम पे हुई। तो 1990 से 92 के दौरान दो वार्षिक योजनाएं आ गई। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 8th 5 ईयर प्लान है। सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था आपके 1992 से लेकर के और 1997 तक, 1992 से 1997 तक। इस दौरान भी क्या था कि 4 सरकारें रिपीट हुई, यानी 4 अलग अलग सरकारें आई। देखो 1992 से 96 तक लगभग रही आपके पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार। उसके बाद में 1996 से, मतलब 1996 में क्या था, 16 मई से लेकर के और
1 जून तक जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। उसके बाद में 96 से 97 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें आपके एच.डी. देवगौड़ा साहब थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनी जनता दल की। उसके बाद में जनता दल की ही सरकार बनी आपके जो ये इंद्र कुमार गुजराल साहब हैं उनके नेतृत्व में। अब कुछ शायर हैं उनको गुलजार सुना हो, गुलजार नहीं गुजराल साहब। तो 1992 से जो 97 का जो टाइम पीरियड था उसमें आपके 4 अलग अलग सरकारें रही। तो उसमें जो नवीन जो प्रारूप था, जो लास्ट में जो लेटेस्ट जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो चौथा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो तैयार किया गया था एक अर्थशास्त्री थे मोहन धारिया। जो नवीन प्रारूप तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था मोहन धारिया जी के द्वारा। और इन सब के अलावा अपन अगर देखें तो इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो मुख्य उद्देश्य जो था, जो मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, वो क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि एक तो आपकी जो शिक्षा है उसको सर्वव्यापी बनाया जाए। शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का मतलब है कि कौन सी शिक्षा? केवल प्रारंभिक शिक्षा, कि 1 से 5वीं तक के ये जो बच्चे हैं वो हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे उस शिक्षा से मतलब छूट रहे हैं या फिर कुछ लोगों को वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, कुछ गरीब लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं उससे। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सर्वव्यापी होनी चाहिए। तो इसका एक जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि प्रारंभिक शिक्षा सर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक रही, 4 अलग अलग सरकारों के दौरान रही। अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान 4 अलग अलग सरकारें जो है गठित हुई, तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 4 और 8 ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन याद रखना। फिर नवीन जो प्रारूप था इसमें जो मोहन धारिया जी थे उन्होंने तैयार किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सर्वव्यापी होनी चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद में आपका जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, 9th 5 ईयर जो प्लान है आपका, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1997 से लेकर के वो 2002 तक, 1997 से 2002 तक। तो ये जो नवी पंचवर्षीय योजना है जिसका टाइम पीरियड 97 से 2002 तक था, तो इसमें आपके सरकार रही अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। इस 8वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा इस नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण विकास। तो इसके 2 मुख्य उद्देश्य जो थे नवी पंचवर्षीय योजना के, वो एक तो जनसंख्या नियंत्रण था और एक था कृषि और ग्रामीण विकास। एक ये भी था कि न्यायपूर्ण और समान वितरण, एक उद्देश्य इसका था न्यायपूर्ण और समान वितरण, कि अगर संसाधनों का जो वितरण हो रहा है वो ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ज्यादा दिया जा रहा है कुछ को कम दिया जा रहा है, तो संसाधनों का जो वितरण है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए और एक मतलब इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर विकास, मतलब इस नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर रोजगार सृजन जो किया जाए उसमें जो प्राथमिकता दी जाए वो कृषि क्षेत्रों को दी जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा गांवों में किया जाए और कृषि क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। और एक जो था कि जनसंख्या नियंत्रण, अब ये इनका उद्देश्य था, सोचो उस टाइम पे, अभी तक नहीं हो पाया ये कंप्लीट। जनसंख्या नियंत्रण उस टाइम पे नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था। उसके अलावा आपके एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नवी पंचवर्षीय योजना में वो ये है कि इसमें 7 जो है बेसिक मिनिमम सर्विसेज, जो मूल न्यूनतम जो सेवाएं हैं वो 7 बीएमएस बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो इस योजना के अंदर थी। अब आपको ये याद नहीं करनी है क्या थी क्या नहीं थी, इतने रिलेवेंट है नहीं अभी कि पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना कि 7 जो है बेसिक मिनिमम सर्विसेज इसके अंदर थी। तो अभी तक अपन ने 9 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली, अपन नेक्स्ट जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं।
नेक्स्ट आपके 10th 5 ईयर प्लान। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड जो है वो आपके सबसे पहले तो 2002 से लेकर के और 2007 तक इसका टाइम पीरियड रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक तो सर्वाधिक संवृद्धि दर जो है प्राप्त की गई, यानी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा अचीव अगर जो की गई वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में तब तक की, मतलब तब तक की 10वीं पंचवर्षीय योजना जब तक आई थी तब तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो अचीव की गई थी वो थी इस योजना के अंदर प्राप्त की गई थी। क्या है कि सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई। अब ये सर्वाधिक संवृद्धि दर कितनी प्राप्त की गई थी, तो देखो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ही प्राप्त की गई थी। देखो उस टाइम पे एक तो होती है टारगेट अचीव रेट और एक होती है जो एक टारगेट ग्रोथ रेट होती है और एक अचीव ग्रोथ रेट होती है। एक तो जो लक्ष्य रखते हैं अपन और एक जो प्राप्त करते हैं। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी वो तो रखी गई थी, टारगेट तो था 8% का और जो अचीव किया गया वो था आपका 7.6% के करीब। 7.6% अचीव की गई थी, लेकिन जब तक ये योजना आई थी तब तक ये सर्वाधिक संवृद्धि दर जो इसी में प्राप्त की गई थी। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था इस योजना का, 10वीं पंचवर्षीय योजना का, वो था एक तो उपभोग स्तर को बढ़ाना। उपभोग स्तर को बढ़ाना का मतलब है कि जो कंजम्पशन है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं जो है वो कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदें और उनका उपयोग करें, ताकि इंडस्ट्री जो है और ज्यादा डेवलप हो और सप्लाई के लिए तो लोगों के अंदर जो है मांग जो है ज्यादा सर्जित हो। इसके लिए उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिए एक तो इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करके, इस क्षेत्र में सुधार करके और जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जो लाइफ स्टाइल है आपकी उसको बेहतर बनाना। भाई आपका जीवन स्तर बेहतर कैसे बन सकता है कि जब लोग जो है ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे, वही लोगों का जो जीवन है वो अगर वो अपने लाइफ में बिल्कुल हेल्दी हैं, उनके जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा है, और दूसरी चीज की वो मतलब शिक्षा, जब शिक्षा लोगों को मिलेगी ना बहुत अच्छे से, तभी लोग रैशनली और बहुत अच्छे से सोच पाएंगे। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य वही था कि उपभोग स्तर को बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके जीवन स्तर को बेहतर करना। तो ये अभी तक अपन ने 10 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली हैं। उसके बाद में अपन जो 11वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, अब आपके जूनियर अकाउंटेंट का जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है, 2013 का जो लास्ट सिलेबस है वो था, मतलब उसमें जो सिलेबस में इकोनॉमिक प्लानिंग का जो टॉपिक दे रखा है इंडियन इकोनॉमिक्स में, उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना लिख रखी है, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना अभी है नहीं। मतलब मुझे लगता नहीं है कि इस वाले सिलेबस में आएगी, क्योंकि उस टाइम पे वो रिलेवेंट थी इसलिए उस टाइम पे डाल दी गई थी। अभी इतनी रिलेवेंट मुझे लगती नहीं है कि है। तो इस जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें अपने को एक तो ये देखना है कि इसका टाइम पीरियड कब रहा, 2007 से लेकर के और 2012 तक। 7 से 12 मतलब किनके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना रही। उसके अलावा जो एक इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो एक तो है बहुमुखी विकास करना। बहुमुखी विकास का मतलब है कि ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ नहीं बल्कि सभी सेक्टर में ग्रोथ, और उसमें भी स्पेशली जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल यानी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा विकास करना। इसमें भी तो एक तो बहुमुखी विकास, दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जितना भी पैसा अलॉट किया गया था, जितना भी जो पैसा दिया गया था वो सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आपको शायद पता हो तो इसी दौरान आपके आरटीई आया था 2009 में, ठीक है, राइट टू एजुकेशन वाला। तो 2010 में एक एक्ट बना था, 2010 में इंप्लीमेंट हो गया था, सॉरी 2009 में बना था। तो बहुमुखी विकास हो गया, शिक्षा हो गया, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद में बहुमुखी विकास, शिक्षा, और एक जो था वो पर्यावरण संरक्षण।
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका जो टाइम पीरियड रहा 2007 से 2012 तक, इसका उद्देश्य जो है बहुमुखी विकास, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण मेनली। उसके अलावा इसकी जो ग्रोथ रेट थी, जो टारगेट ग्रोथ रेट थी, इसकी ध्यान रखना थोड़ी, इसकी टारगेट ग्रोथ रेट थी 9% के करीब। वैसे अचीविंग ग्रोथ रेट तो 8% थी, लेकिन जो टारगेट था वो 9% का था, बस इतना ध्यान रखना। तो अपन ने ये देखा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना तक अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना और लास्ट पंचवर्षीय योजना अपनी। जो लास्ट अपनी है वो है 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो अपने को 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो इसका टाइम पीरियड था 2012 से लेकर के और 2017 तक। 17 मतलब खतरा, और खतरा ही था 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कि ये मतलब उस टाइम पे लास्ट पंचवर्षीय योजना रही, उसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। तो 2012 से 17 तक के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। उद्देश्य जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसकी जो ग्रोथ रेट थी, जो टारगेट रखा गया था, इसका टारगेट अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग टारगेट रखा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक आपके इंडस्ट्री में और एक आपके सर्विस सेक्टर में। आप ये कह सकते हो कि एक तो आपके कृषि क्षेत्र में, उद्योगों में और सेवा में अलग अलग। तो कृषि क्षेत्र में टारगेट रखा गया था भाई हम 4% की ग्रोथ करेंगे। इंडस्ट्री में जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था भाई हम 10% के करीब ग्रोथ करेंगे, और सर्विस में 12% के करीब ग्रोथ करेंगे। ये अपनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं कंप्लीट। देखो एग्जाम में जितना पूछ सकता है उतना मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर शायद क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछ सकता है, और अगर यहाँ से बाहर पूछता है तो बहुत मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी ने इससे भी ज़्यादा पढ़ा होगा या इससे ज़्यादा कुछ किया होगा। आपको जो जितना भी आपका जो एग्ज़ाम है, जिसकी उतनी डिमांड है, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप है ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, भले ही किसी भी एग्ज़ाम के हो। अगर मैं अपने वीडियो के थंबनेल में यूपीएससी डाल रहा हूँ तो ऐसे तो मुंह उठा के तो डाल नहीं रहा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस टॉपिक से जितना मैंने करवाया है उससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है प्रीलिम्स में। तो ये अपन ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं कर ली हैं। उसके बाद में मैं सोच रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार लगवा दूं, लेकिन अपने पास में डिजिटल बोर्ड का सिस्टम तो है नहीं, तो मुझे कुछ और तरीके से उसको मतलब करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ एक बार। बाकी अभी तक अपन ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली हैं, और इस इतने ननान और धैर्य के साथ में देखने के लिए आपका शुक्रिया। और आप जो है इतना सपोर्ट कर रहे हो, मतलब शुरुआती ये जो समय होता है उसमें इतना सपोर्ट मुझे लगता है कि मैं अपने मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई आप इतना भी कुछ हो सकता है। बाकी इसमें मेरी तरफ से बहुत बेहतर प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग जितना समर्थन मुझे दोगे उतना और बेहतर जो एक ऊर्जा मिलती है कि आप मतलब कुछ और बेहतर करने की। तो ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।